नमस्कार। आज हमने बात करते हैं चैप्टर नंबर 31 का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने बात कर चुके हैं शुक्राणुपूर्वी का निर्माण। शुक्राणुपूर्वी का निर्माण किस प्रकार से होता है? शुक्राणुपूर्वी के निर्माण के बाद में होता है शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण का मतलब है जो शुक्राणुपूर्वी बना था वो शुक्राणुपूर्वी अचल, गतिहीन और पूंछविहीन होता है। पूंछविहीन होता है जो स्पर्मेटिड या शुक्राणुपूर्वी जो होता है वो पूंछविहीन, गतिहीन और अचल होता है। उसको किस में रूपांतरित किया जाता है? चल, गतिशील और पूंछ युक्त शुक्राणु में रूपांतरित किया जाता है। ये क्रिया शुक्र कायांतरण कहलाती है। तो शुक्र कायांतरण का मतलब है अचल, गतिहीन, पूंछविहीन स्पर्मेटिड का चल, गतिशील, पूंछ युक्त शुक्राणु में रूपांतरण। शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले केंद्रक में परिवर्तन होता है। नंबर 2, एक्रोसोम का निर्माण होता है जो शुक्राणु के शीर्ष भाग में बनता है। नंबर 3, पूंछ का निर्माण होता है। तो सबसे पहले केंद्रक में क्या परिवर्तन होते हैं? केंद्रक का जो आकार है वो लंबा हो जाता है। केंद्रक का आकार लंबा हो जाएगा। डीएनए के अलावा केंद्रक में जितने भी पदार्थ होंगे वो सब के सब रिमूव कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। केवल गुणसूत्र ही शेष बचेगा जो आगामी पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। इसके बाद नंबर 2 पर एक्रोसोम का निर्माण। शुक्राणुपूर्वी का जो केंद्रक का शीर्ष भाग है उस पर एक्रोसोम का निर्माण होता है और एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है गोल्जी बॉडी द्वारा। गोल्जी बॉडी कोशिका का यातायात पुलिस। गोल्जी बॉडी द्वारा निर्माण कैसे किया जाता है? इसके शीर्ष भाग पर रिक्तिका की चारों ओर गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी उपस्थित होती है। इस रिक्तिका के अंदर परी एक्रोसोमल कणों का निर्माण होता है। परी एक्रोसोमल जो कण हैं वो आपस में जुड़ करके एक्रोसोमल कण बनाते हैं और इनके चारों तरफ झिल्ली का निर्माण हो जाता है। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो अंडाणु की भित्ति को भेदने का काम करते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का यानी जब निषेचन की क्रिया होती है, ये शुक्राणु और अंडाणु है, इसके शीर्ष भाग के अंदर हाइलोयूरोनाइडेज स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है जो अंडाणु की भित्ति को भेदने का काम करता है। तो इसके परिणाम स्वरूप निषेचन की क्रिया होती है। नंबर 3 पर आता है पूंछ का निर्माण। पूंछ का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो जो स्पर्मेटिड बना है उस स्पर्मेटिड में 2 सेंट्रियोल होते हैं। 2 रिंग पाई जाती है सेंट्रियोल की, जिसमें एक तो है समीपस्थ सेंट्रियोल, दूसरा है दूरस्थ सेंट्रियोल। समीपस्थ सेंट्रियोल से निषेचन के समय तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और दूरस्थ सेंट्रियोल जो है वो शुक्राणु में अक्षीय तंतु का निर्माण करता है जो इनके बीच में स्थित होता है। अक्षीय तंतु के द्वारा शुक्राणु के मध्य भाग और पूंछ का निर्माण किया जाता है। तो ये तो हम देख रहे हैं, ये सभी परिवर्तन होने के बाद और जो स्पर्मेटिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पूंछ युक्त शुक्राणु बन जाता है। अचल और गतिविहीन, पूंछविहीन जो शुक्राणुपूर्वी होता है वो शुक्राणु में रूपांतरित हो जाता है। इसके बाद ये दोनों चरणों में ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, यानी शुक्राणु का निर्माण हो गया। तो अब शुक्र जनन की क्रिया पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? नंबर 1, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट का प्रभाव जरूर पड़ेगा, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। जहां की जलवायु गर्म होगी स्पर्म का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। आयु 14 से 16 वर्ष की अवस्था में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। दाढ़ी मूंछों का आना, स्पर्म का निर्माण, ये सभी क्रियाएं जो शुरुआत हो जाती है आयु का प्रभाव पड़ता है। हार्मोन, बॉडी के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ जो लक्ष्य ऊतक या टारगेट टिश्यू पर जाकर अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं हार्मोन कहलाते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। इसमें पहला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वर्षण की जो लेडिंग कोशिकाएं हैं उनके द्वारा स्रावित किया जाता है और यह हार्मोन शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। जब यौन आरंभ काल आता है, यौन आरंभ काल 14 से 16 वर्ष की आयु में नर के अंदर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होगा और यह हार्मोन
स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को प्रेरित करेगा, यानी शुक्राणु पूर्वी के निर्माण को प्रेरित करेगा। नंबर 2, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होगा और यह स्पर्मियोजेनेसिस को प्रेरित करेगा, यानी शुक्र कायांतरण शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करेगा। और इन सब क्रियाओं पर नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथियों का बैंड मास्टर कहा जाता है, मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। इन सब पर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता है, इन सब क्रियाओं पर इसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो शुक्र जन्म की क्रिया पर वातावरण, तापमान, आयु, हार्मोन, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ चुके हैं शुक्र जन्म की क्रिया, इसी के साथ कंप्लीट होती है। अब अपने बात करते हैं शुक्राणु की संरचना। हाँ, तो इसके बाद में आगे अपनी बात करते हैं शुक्राणु की संरचना, स्पर्म स्ट्रक्चर। शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु की संरचना अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है अलग अलग जीवों में। हुक के समान चम्मच के आकार का, ये चम्मच के आकार का शुक्राणु आपको दिखाई दे रहा है, मानव का शुक्राणु। इसमें 3 भागों में हम बांट सकते हैं, शीर्ष भाग, मध्य खंड या मध्य भाग और पुंस। शीर्ष भाग में केंद्रक, और केंद्रक के ऊपर टोपी नुमा जो भाग है वो एक्रोसोम या अग्रपिंड कहलाता है। एक्रोसोम या अग्रपिंड का निर्माण हमने देखा था, शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का जब निर्माण होता है तो इसका निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाता है। अभी ये भी देखा, गोल्जी बॉडी द्वारा इसका निर्माण किया गया। इस अग्रपिंड या एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन, हाइलोयूरोनिडेज, केटेफिन, एंजाइम होते हैं जो निषेचन की क्रिया के समय अंडाणु की भित्ति को भेदने का कार्य करते हैं, अंडाणु की भित्ति को गलाने का कार्य करते हैं, और शुक्राणु का शीर्ष भाग अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन से जाइगोट बनता है और उस जाइगोट से नए एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास होता है। डियर फ्रेंड्स, तो शीर्ष भाग में अग्रपिंड और केंद्रक, केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी नर और मादा दोनों में समान होते हैं। 1 जोड़ी गुणसूत्र मादा के अंदर XX और नर के अंदर XY, जिसमें पुरुष का Y गुणसूत्र है वो लिंग निर्धारण के लिए योगदान देता है, लिंग निर्धारण होता है। लड़का या लड़की की उत्पत्ति के लिए पुरुष का Y गुणसूत्र रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये केंद्रक जो है इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा और सभी पदार्थ जो है वो हटा दिए जाते हैं। पानी की मात्रा बहुत न्यूनतम हो जाती है, कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत कम होती है। इसके बाद अगला भाग है दूसरा, मध्य भाग या मध्य खंड। मध्य खंड है वो शीर्ष भाग से गर्दन द्वारा जुड़ा रहता है, और इस गर्दन वाले भाग के अंदर एक समीपस्थ सेंट्रियोल पाया जाता है। 2 सेंट्रियोल होते हैं, समीपस्थ और दूरस्थ। समीपस्थ सेंट्रियोल का यहां कोई काम अपने को नहीं दिखेगा, लेकिन ये सेंट्रियोल का काम कब दिखेगा, जब निषेचन की क्रिया होती है। जब निषेचन के समय तर्कुतंतु का निर्माण किया जाता है इसके द्वारा। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल या निकटस सेंट्रियोल जो है, इसके द्वारा स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन है वो इसके द्वारा किया जाएगा। तो मध्य भाग जो है, मध्य भाग में दूरस्थ सेंट्रियोल द्वारा अक्षीय तंतु का निर्माण किया जाएगा। इस अक्षीय तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर एक फीते के समान संरचना बनाते हैं, जिसको अपने निवेन कर्ण कहते हैं। अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया फीतेनुमा संरचना, निवेन कर्ण। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों आवश्यक है? शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र और एटीएस की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा जो है उस शुक्राणु को माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्रदान की जाती है।
और इसके बाद इन माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ कोशिका द्रव्य की एक पतली परत पाई जाती है जिसको मेनसेट कहते हैं। तो एक तो निवेन कर्ण हो गया, एक मेनसेट हो गया। फीते के रूप में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो निवेन कर्ण है, और मेनसेट इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य की पतली परत है। ये मध्यखंड हो गया। मध्यखंड के बाद में लास्ट वाले पार्ट की अगर अपने चर्चा करें तो पूंछ है, टेल। तो टेल पार्ट और मिडिल पार्ट दोनों के बीच में एक रिंग पाई जाती है वलय, जिसको एनुलस रिंग बोलते हैं। ये रिंग क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया को पूंछ भाग में जाने से रोकती है। इसके बाद दूरस्थ सेंट्रियोल का अक्षीय तंतु आगे चल करके पूंछ का निर्माण करता है। पूंछ शुक्राणु को गति प्रदान करने में कार्य करती है। दूरस्थ सेंट्रियोल और इसका निर्माण अक्षीय तंतु का निर्माण किया जाता है इसके द्वारा। अब ये तो एक शुक्राणु की संरचना हो गई। शुक्राणु की संरचना के बाद अपने बात करते हैं कि रियल में हमने देखा शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो जाता है? वर्षण। वर्षण में निर्माण होता है, लेकिन इसका मैच्यूरेशन इसके बाद में एक कुंडली नलिका और होती है वर्षण के बाद में निकली हुई अधिवर्षण। अधिवर्षण में वहां पर होता है। उसके बाद में शुक्र वाहिनियों द्वारा इसको किस में डाल दिया जाता है? शुक्राशय में डाल दिया जाता है। शुक्राशय में शुक्र प्लाज्मा का स्रावण होता है। तरल पदार्थ का स्रावण किया जाता है जो शुक्राणुओं के साथ में मिलकर के वीर्य का निर्माण करते हैं। वीर्य या सीमेन, और मानव द्वारा एक बार में 250 से 300 मिलियन शुक्राणु मुक्त किए जाते हैं, जिसमें 60% शुक्राणु सामान्य आकार के होते हैं और 40% तीव्र गतिशील होते हैं। 60% सामान्य आकार के, 40% है वो तीव्र गतिशील होते हैं। प्रत्येक शुक्राणु निषेचन की क्रिया में भाग नहीं लेता। एक अंडे के चारों तरफ कई शुक्राणु आते हैं, लेकिन जहां पर निषेचन शंकु बनता है, शुक्राणु का योग्यतार्जन होता है, उसके बाद में योग्य शुक्राणु अंदर एंट्री करते हैं। निषेचन शंकु बन जाता है उस जगह पर, अन्य शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो वीर्य का निर्माण शुक्राणु और शुक्र प्लाज्मा इन दोनों के मिलने से होता है। इनका निर्माण कहां पर होगा ये अपने बात करें, मैं बता देता हूं। सीमेन का फॉर्मेशन या वीर्य का निर्माण कहां पर होगा? तो इसके लिए अपने को एनिमल फिजियोलॉजी के पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाना होगा, जिसमें यह प्रोसेस हो रही है। मूत्र मार्ग, सेशन का पार्ट है बाहर की तरफ। ये यहां पर वर्षण लगे हुए हैं। ये वर्षण कोश के अंदर पाए जाते हैं और एक गुबर्नेकुलम तंतु द्वारा यहां से जुड़े रहते हैं। गर्भावस्था के 7वें माह में वर्षण उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उदर गुहा का तापमान इनके तापमान से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है, और जिसकी वजह से शुक्राणु का परिपक्व नहीं हो पाता। शुक्राणु के निर्माण की प्रोसेस, मैच्योरेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, इसलिए ये यहाँ पर आ जाते हैं। सर्दियों में जब टेम्परेचर डाउन होता है तो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को यथावत बनाए रखने के लिए ये प्रोसेस होती है मसल्स के द्वारा। अब ये वर्षण है, यहाँ पर स्पर्म का जो फॉर्मेशन हुआ
ये स्पर्म इस कुंडलित नली का अधिवर्षण में मैच्योरेशन होगा और उसके बाद ये शुक्राणु किस में डाल दिए जाएंगे, शुक्राशय में, और ये स्खलन वाहिनी में आ जाएंगे। इधर से भी ये प्रोसेस। इसमें ये मूत्र मार्ग है, इस मूत्र मार्ग के दोनों तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये शुक्राशय है, शुक्राशय। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि। जब ये शुक्राणु शुक्राशय में पहुंचते हैं तो शुक्राशय द्वारा लिक्विड का सेक्रेशन किया जाता है, श्रावण किया जाता है, द्रव्य का श्रावण किया जाता है। वो द्रव्य इसके साथ में मिल जाता है और वीर्य का निर्माण कर लेता है। ये वीर्य मैथुन क्रिया के समय, ये जो नरजनन का बाहरी भाग है शीशन, शीशन मैथुन क्रिया के समय रक्त कोटरों में रक्त भर जाता है और जब मैथुन क्रिया होती है उस समय ये जो वीर्य बना है, ये वीर्य गतिशील होता है इस मूत्र मार्ग के माध्यम से, शीशन के मध्य से होते हुए, और इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित स्राव है वो भी मिल जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र मार्ग को क्षारीय प्रदान बनाती है, जिसकी वजह से शुक्राणु आसानी से गतिशील हो जाते हैं और इन शुक्राणु का विमोचन कहाँ कर दिया जाता है, मादा जननांग वेजाइना में कर दिया जाता है। तो ये शुक्राणु मादा जननांग में पहुंचने के बाद कहां पर पहुंचते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट है वहां पर निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की, और फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट कुछ समय के पश्चात यूटेरस में आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है, और गर्भाशय में आने के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने बात की इस पार्ट में शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण, और शुक्राणु के निर्माण के बाद में हमने देखी शुक्राणु की संरचना, वीर्य का निर्माण कैसे होता है, और उसके बाद मादा जननांग तक इसका विमोचन किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे oogenesis या अंड जनन के बारे में, यानी मादा युग्म का निर्माण किस प्रकार से होता है। तब तक के लिए नमस्कार।